हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आपकी उसी प्रिपरेशन को हम और अच्छा करने के लिए जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम इसी सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम रूल 1 एंड रूल 2 के सब सेक्शन 1 से लेके सब सेक्शन 20 तक पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल 2:1 से लेके 2:34 तक इसके सब सेक्शन हैं, लेकिन हम 2:20 तक पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो जो इस वीडियो है इसमें हम रूल नंबर 2 के सब सेक्शन 21 से 34 तक पढ़ेंगे और इसके आगे रूल नंबर 3 एंड 4 भी कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ में चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इसी चैनल पे जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स का पूरा सिलेबस और जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसका भी कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर होने वाला है। तो जो भी टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसे ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं और आगे के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब है रूल नंबर 2। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रूल 2 है उस पे सारी डेफिनेशंस दी हुई है। जो अलग अलग टर्म्स है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, उसकी डेफिनेशंस रूल नंबर 2 में दी हुई है। इससे पहले हम 2:20 तक सारी डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 का सब सेक्शन 21। जो रूल नंबर 2 का सब सेक्शन 21 है, इसमें विविध व्यय मतलब कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस की परिभाषा दी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है। अकाउंट्स में हम बहुत बार देख चुके हैं, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इस रूल्स में क्या बताया हुआ है। ये देखिए, ऐसे व्यय जो सरकार के द्वारा नियमित अंतराल पर कर्मचारी के लिए खर्च किए जाते हैं, और जैसे कि कर्मचारियों के लाभांश की घोषणा हो गई या फिर भत्तों में बढ़ोतरी आदि। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है जो सरकार द्वारा एक नियमित अंतराल पे खर्च होते हैं और ये कर्मचारी के लिए खर्च किए जाते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था वो हमने अकाउंट्स में अलग होता है, वो हम कंपनीज़ के थ्रू पढ़ते हैं या फिर कोई फर्म हो गई तो उसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस पढ़ते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं इसमें जीएफएआर रूल्स में, तो ये रूल्स हैं और सरकार द्वारा निर्धारित हैं। इसलिए ही जैसे कि आप जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे तो आप जो गवर्नमेंट हो गई उसके एक एम्प्लॉय हो गए और आपके ऊपर जो खर्च किए जाएंगे रुपए एक नियमित अंतराल पे, तो वो सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहलाएंगे। देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, कर्मचारियों के लाभांश की घोषणा हो गई या फिर जो भी भत्ते डीएनएस अलाउंस हो गए या फिर जो भी इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, उनकी जो भी घोषणा होगी वो सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएंगे। अब चलते हैं हम आगे रूल नंबर 2 के सबसेक्शन 22 पर। अब है अनावर्तक व्यय मतलब कि नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, एक होते हैं आवर्तक व्यय और एक होते हैं अनावर्तक व्यय मतलब कि नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर और रैकरिंग एक्सपेंडिचर। हम आवर्तक जो व्यय हैं उनको आगे पढ़ेंगे। एक बार देखते हैं इस पर क्या डेफिनेशन दी हुई है। ऐसे व्यय जो आवर्तक की श्रेणी के अतिरिक्त हैं, मीन्स द एक्सपेंडिचर अदर देन रैकरिंग एक्सपेंडिचर। जो रैकरिंग के अतिरिक्त होते हैं वो सारे अनावर्तक होते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो आवर्तक व्यय होते हैं मतलब वो बार बार होते हैं, और अनावर्तक जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, ये कुछ नियमित अंतराल पे और काफ़ी टाइम बाद में होते हैं, वो अनावर्तक व्यय कहलाते हैं। अब है रूल नंबर 223। इसमें क्या है, इसमें जो डेफिनेशन है वो लोक लेखा मतलब कि पब्लिक अकाउंट की दी हुई है। फ्रेंड्स, आप ये टर्म याद रखिएगा कि आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट का जो रूल है वो कौन सा है, तो आपको वहाँ पे कोट करना पड़ेगा। 223 रूल है वो पब्लिक अकाउंट मतलब कि लोक लेखा का है। ये देखिए, इसमें दी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत निर्धारित होने वाले लेखे। जो फ्रेंड्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है 266,
उसका भी जो सब सेक्शन है 2, उसके अंदर जो भी लेखे आते हैं वो लोक लेखा के अंतर्गत आते हैं। अब है नियम 224। फ्रेंड, इसको हम पढ़ सकते हैं 224, या अगर हम पूरा इसको डिटेल में बोलें तो ये जो होगा 24 इसका सब सेक्शन होगा। रूल नंबर 2 का सब सेक्शन 24, इसमें जो डेफिनेशन है वो है लोक निर्माण कार्य, मतलब कि पब्लिक वर्क्स की इसमें डेफिनेशन दी हुई है। और पब्लिक वर्क्स क्या होता है इसमें जो बताया है, ऐसा कार्य जो सरकार नियमित अंतराल पर आम जनता की सुविधा के लिए करवाए जाते हैं। तो जो भी कार्य होते हैं जो गवर्नमेंट करवाती है, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि आपके आसपास में जो सड़क बन रही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो रहे हैं, या फिर कोई पार्क्स बन रहे हैं कि मतलब बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए कोई अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, वो सारे कार्य लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत आएंगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल है, सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना, सड़क निर्माण करवाना, ये सारे कार्य लोक निर्माण कार्य के लिए आएंगे और ये एक नियमित अंतराल पर करवाए जाते हैं। अब है रूल नंबर 2 का सब सेक्शन 25, मतलब कि रूल नंबर 225। इसमें जो डेफिनेशन है वो है पुनर्विनियोग की, मतलब कि रीएप्रोप्रिएशन, या फिर फ्रेंड्स हम इसे बोल सकते हैं री इन्वेस्टमेंट करना। विनियोग की इकाई में से किसी अन्य को धन का जो आवंटन हम कर देते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, जैसे कि आप सोचते होंगे जो भी विनियोग हम कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें अब कुछ भी अपने पास में प्रॉफिट हुआ, उसमें से अपन ने कुछ जो इकाई है, कुछ रुपए निकाल के किसी अन्य को कहीं पे भी अपन ने एप्रोप्रिएशन कर दिया, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, या कहीं अन्य जगह उस रुपए को लगा दिया, मतलब अच्छे यूज़ के लिए ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पुनर्विनियोग हो जाएगा, यानी कि रीएप्रोप्रिएशन या फिर री इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। अब है नियम 226 आवर्तक व्यय। फ्रेंड्स, इससे पहले हम अनावर्तक व्यय पढ़ चुके हैं, मतलब कि नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो बताया है आवर्तक व्यय क्या होते हैं, मतलब कि रैकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखते हैं हम। सरकार द्वारा ऐसे व्यय जो नियमित अंतराल पे खर्च किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था उस टाइम ही कि जो नियमित अंतराल पे खर्च होता है वो तो हो जाता है रैकरिंग एक्सपेंडिचर, और जो नियमित अंतराल पे खर्च नहीं होते, जो कभी कभी होते हैं, वो नॉन रैकरिंग के अंदर आ जाते हैं। देखिए जैसे कि वेतन हो गया, लोक निर्माण की राशि हो गई, कोई अनुदान हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको जो हर बार सैलरी मिलेगी, पर मंथ मिलेगी, तो वो एक नियमित अंतराल हो गया ना। तो कोई भी अनुदान हो गया या फिर लोक निर्माण उनको करवाना है, अभी हमने पढ़ा है कि वो नियमित अंतराल पे खर्च होता है, तो ये सारे जो भी एक्सपेंडिचर हैं ये आवर्तक व्यय के अंतर्गत आएंगे। फ्रेंड्स, इसको आपके एग्जाम में मतलब ऐसे पूछ सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, इसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा आवर्तक होगा या फिर कौन सा अनावर्तक होगा। अब है रूल नंबर 227। इसमें जो है वो है प्रादेशिक अधिकारी की परिभाषा, मतलब कि रीजनल ऑफिसर, कि रीजनल ऑफिसर कौन होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको जो भी समझ आ रहा होगा इसको नाम से ही, प्रदेश का जो ऑफिसर होता है, एक जो रीजन होता है मतलब आपके आसपास, उसका जो ऑफिसर होगा वो ही रीजनल ऑफिसर है। देखिए कार्यालयाध्यक्ष के ऊपर, परंतु जो विभागाध्यक्ष होता है उसके जो नीचे का अधिकारी होता है वो रीजनल ऑफिसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कार्यालयाध्यक्ष क्या होता है और विभागाध्यक्ष क्या होता है, तो ये हम पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो कार्यालयाध्यक्ष है उसकी जो डेफिनेशन है वो 218 में दी हुई है, और जो विभागाध्यक्ष है मतलब कि हम इसे बोल सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसकी जो डेफिनेशन है वो 217 में दी हुई है। तो आप फ्रेंड्स पहले वाला प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जो कार्यालयाध्यक्ष के तो ऊपर आएगा प्रादेशिक अधिकारी, और विभागाध्यक्ष मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे का अधिकारी ही रीजनल ऑफिसर कहलाएगा। अब है नियम 228। इसमें डेफिनेशन है अधीनस्थ अधिकारी की, मतलब कि सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी क्या होती है। वे सभी अधिकारी जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, वो सारे अधीनस्थ अधिकारी होंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर मतलब जो भी जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स ये बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी होंगे
और जो भी वित्तीय शक्तियों का अपनी जो भी फाइनेंशियल उसकी पावर होती है, जो भी फाइनेंशियल पावर होती है, उनका जो अगर उपयोग कर सकते हैं तो वो सारे अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब कि सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ समझ तो आ रहा है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, हम ऐसा ही कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत बार आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ पाता या आप लोगों का ध्यान नहीं जा पाता, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। अब है नियम 229, मतलब कि कोषागार की इसमें डेफिनेशन दी हुई है। नियम 229, वो कोषागार को हम इंग्लिश में बोल देंगे ट्रेजरी। तो ट्रेजरी क्या होता है ये हम देखते हैं। जिला स्तर पर वित्तीय लेन देनों को सरकारी मानकों के तहत निर्धारित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था होती है वो ट्रेजरी होती है। फ्रेंड्स, ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये जो डेफिनेशन है 229 की, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए, जैसे आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे कि जिला स्तर पे सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है, जो सरकारी मानकों को निर्धारित करती है, उसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कोषागार, मतलब कि ट्रेजरी होती है। और ये एक सर्वोच्च संस्था होती है, मतलब कि एक एपेक्स बॉडी होती है कोषागार, और जिला स्तर पे एपेक्स बॉडी होती है। अगर राज्य स्तर पे पूछ ले तो आंसर आपका अलग हो जाएगा। तो जो भी आपको मैं बता देती हूँ, जो भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं और इनको सरकारी मानकों पर करना होता है, और उसी के लिए जो सर्वोच्च संस्था होती है वो कोषागार कहलाती है। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान राज्य में कितने कोषागार हैं, तो ये 41 आपके टोटल ट्रेजरी अभी राजस्थान में हैं। इसमें एक तो नई दिल्ली है, मतलब ये एपेक्स बॉडी हो गई, और 2 जोधपुर, 2 अजमेर, 6 जयपुर, और इसके अतिरिक्त जो सभी ज़िले हैं वहाँ पे एक एक कोषागार हमेशा ही मौजूद रहेगा। तो एक एक कोषागार वहाँ पे है। और वर्तमान में अगर राजस्थान में आपसे टोटल उप कोषागार पूछ लें, मतलब कि सब ट्रेजरी पूछ लें कि सब ट्रेजरी कितने हैं, तो वो टोटल 225 हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये इतना आपको समझ आया होगा, या आप अच्छे से याद करिएगा। यहाँ से MCQ बनने की टोटल आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब है इसी का जो है 229A। अभी हमने पढ़ा 229 और इसी के आगे है 229A। अब इसमें जो है डेफिनेशन वो है ई कोषागार की, मतलब कि ई ट्रेजरी क्या होता है। अभी तक हमने ट्रेजरी पढ़ा, अब ई ट्रेजरी। तो ई ट्रेजरी के अगर आपसे डेट पूछ लें तो 1 अक्टूबर 2012 को जयपुर में राजस्थान का पहला ई कोषागार स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, ये आप बहुत ही ध्यान से टॉपिक पढ़िएगा, ट्रेजरी वाला 229, 229A एंड 230। यहाँ से मतलब ये तीनों चारों एक साथ में आपको याद करने पड़ेंगे, और आप एक बार में आपको याद नहीं होगा, आप मतलब दूसरी बार सेकंड बार भी ये वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे जो 1 अक्टूबर 2012 है, तो जयपुर के अंदर इसमें राजस्थान का फर्स्ट ई ट्रेजरी स्थापित किया गया था, और जो उसका संचालन है, मतलब कि जो उसकी शुरुआत की गई थी वो 11 सितंबर से की गई थी। 11 सितंबर 2013 से स्टार्ट किया गया था। अब है नियम 230, मतलब कि रूल नंबर 230। इसमें है कोषागार नियम दिए हुए हैं कि ट्रेजरी को कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसके लिए अलग से ट्रेजरी रूल बनाए हुए हैं। ये है इसमें रूल्स। जिला कलेक्टर को जिले में कोषागार संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, और यह राजस्थान सरकार के नियमों के अंतर्गत ही आता है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी को रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसके लिए रूल्स 230 में डिसाइडेड हैं। अब वो जो रूल्स 230 में आएंगे वो अलग अलग ज़िलों के अलग अलग अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स डिसाइड हो जाएंगे। तो वहाँ का जो हर ज़िले का कलेक्टर है, जो भी जिला कलेक्टर हैं, वो ट्रेजरी के अच्छे से संचालन के लिए वो उनको रूल्स बनाने का अधिकार है। तो जिला कलेक्टर इन रूल्स को डिसाइड करता है। अगर आपसे पूछ लें कि इसके रूल्स कौन डिसाइड करेगा, तो जिला कलेक्टर है। आप और कुछ मत कर दीजिएगा कि गवर्नर करता है या फिर CM करते हैं। और ये जो होते हैं रूल्स, ये अगर आएंगे तो लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत ही।
अब है रूल नंबर 231 ई भुगतान। फ्रेंड्स ये आप दोनों को साथ में पढ़िएगा, रूल नंबर 231 ई भुगतान और रूल नंबर 232 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। हम फ्रेंड्स देखते हैं जनरली कि हम तो ई पेमेंट को ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मान लेते हैं, लेकिन जो इसमें है जनरल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रूल्स, इसमें अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब हम इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कौन सा है और ई पेमेंट कौन सा है। तो एक बार हम देखते हैं और क्लियरली समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। देखते हैं रूल नंबर 231 ई भुगतान, मतलब कि ई पेमेंट क्या होने वाला है। तो ऐसा भुगतान जिसको करने से भुगतानकर्ता के खाते में तुरंत प्रभाव से कटौती कर ली जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी पेमेंट उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे और जैसे ही आपने पेमेंट किया तुरंत आपकी कटौती हो गई, तो वो ई भुगतान होगा। और ये जो है ये 29 नवंबर 2007 से लागू है, जब से ही ये प्रभावी है। मतलब इफ़ेक्टिव अगर आपसे डेट पूछ लें कि ई पेमेंट की इफ़ेक्टिव डेट क्या है, तो आप बताएंगे कि 29 नवंबर 2017 से ये इफ़ेक्टिव है। एंड जो रूल नंबर 232 है वो है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ये 11 सितंबर 2013 के द्वारा कोषागारों व उप कोषागारों के माध्यम से सरकारी लेन देनों का सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे ही भुगतान है। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे आप सरकारी कर्मचारी बनोगे तो आपके जो भी खाते में जो भी सैलरी आएगी, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर तुरंत भुगतान नहीं हो पाया, जैसे अगर आपको चेक दे दिया या फिर जो भी RTGS हो गया या फिर नेफ्ट हो गया, तो वो सारे तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आ जाएंगे। लेकिन हम बात करें ई भुगतान की, मतलब ई पेमेंट की, तो उसमें फ़ोनपे के थ्रू हो गया या फिर वॉलेट्स हो गए, कोई पेटीएम हो गया, फ़ोनपे या फिर गूगल पे हो गया, ये सारे ई पेमेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारा डिफरेंस समझ आया होगा और दोनों में आप गलती नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और ई पेमेंट के अंतर्गत। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको मतलब पूरा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स इसके अलावा हम डेली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @विद्याहक से, वहाँ पे हम डेली क्विज़ भी करवाते हैं, तो आप वहाँ पर भी क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ डेली क्विज़ होती है। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या फिर फ्रेंड्स आप एक बार हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और अबाउट सेक्शन है वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। जो रूल नंबर है नियम 233, मतलब 2 का मतलब 33 सबसेक्शन, ये है ई ग्रास, मतलब कि ई ग्रास जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, इसको हम सॉफ्टवेयर या फिर गवर्नमेंट का पोर्टल बोल सकते हैं कि ई ग्रास पोर्टल। इसका जो फुल फॉर्म है ग्रास का, ई ग्रास का, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इससे आपका पूरा नाम पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि मतलब इसका पूरा नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो है ई ग्रास सॉफ्टवेयर, तो ये 29 नवंबर 2007 से लागू है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार की जो भी सभी प्राप्तियां हैं वो ऑनलाइन जमा की जाएंगी। जो भी फ्रेंड्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी रिसिप्ट होने वाली है, जितने भी उसको रुपए वगैरह मिलने वाले हैं, वो सारी जो भी रिसिप्ट हैं वो सारी ऑनलाइन जमा की जाएंगी। और अगर इसमें हम बोलें सभी प्राप्तियों में गैर कर भी आ गई और कर भी आ गई, मतलब कि जिन पे टैक्स नहीं लग रहा या फिर जो भी टैक्सेबल हैं या फिर नॉन टैक्सेबल हैं, वो सारी ही ऑनलाइन जमा होगी ई ग्रास के थ्रू। अब है नियम 234, इसमें है ई नीलामी। ई ऑक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ऑक्शन पता होगा, आपने जनरली देखा होगा आपके आसपास, फिर भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि इसमें जो है GFAR रूल्स में इसकी क्या डेफिनेशन है। एक जो सक्षम अधिकारी या फिर सक्षम सरकारी संस्था और जो बोली लगाने वाले व्यक्तियों के बीच में एक ऑनलाइन नीलामी होती है, वही ई नीलामी होगी। मैं आपको बताना चाहूँ तो ये होगा कि जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट अथॉरिटी है
और बोली लगाने वाला व्यक्ति जो भी बोली लगा रहा है किसी भी चीज़ को लेके, उसको हम वैसे इंग्लिश में बिडर बोल देते हैं। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और बिडर है उसके बीच में जो ऑनलाइन नीलामी की जाती है किसी भी वस्तु को लेके या किसी भी सामान को लेके, किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, वो सारी ऑनलाइन ई नीलामी के अंतर्गत आएगी। और इसमें जो नीलामी होती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ आया होगा सारी डेफिनेशन। और यहाँ पे जो रूल नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 1 से लेके 34 पूरा कंप्लीट है। अब इसके आगे हम देखते हैं रूल नंबर 3 एंड 4। ये देखिए, अब जो रूल नंबर 3 है इसमें है विभागाध्यक्ष द्वारा किसी जो भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करना। तो जो विभागाध्यक्ष द्वारा कोई राजपत्रित अधिकारी होता है वो कार्यालयाध्यक्ष कब घोषित कर सकता है, ये सब हम इसमें देखते हैं। फ्रेंड्स, अब भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा इंग्लिश मीडियम को कि राजपत्रित अधिकारी क्या होता है। तो राजपत्रित अधिकारी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं गैजेटेड ऑफिसर। गैजेटेड जो भी ऑफिसर होता है वो। और विभागाध्यक्ष अगर हम बोलना चाहें तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और कार्यालयाध्यक्ष को हेड ऑफ ऑफिसर बोलेंगे, हेड ऑफ ऑफिस। तो एक बार हम देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसमें। जिस राजपत्रित अधिकारी को मतलब कि गैजेटेड ऑफिसर को कार्यालयाध्यक्ष मनोनीत किया गया है उसका यह व्यक्तिगत दायित्व होता है, उसकी मतलब ये पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने मनोनयन की जो सूचना है वो संबंधित विभाग को दें। जो भी उसका विभाग है, जो भी उसका संबंधित विभाग है, जैसे कि वित्त विभाग, जहाँ पे भी उसकी जो नौकरी लगी है, जहाँ पे भी उसका जो काम है वो है, तो वह वहाँ के जो सूचना है वो संबंधित विभाग को देनी पड़ेगी। तो जो गैजेटेड ऑफिसर होगा वो जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया है उसे कार्यालयाध्यक्ष ही मनोनीत करेगा, और उसकी जो सूचना हो गई वो उसको संबंधित विभाग को देनी होगी। ये उसका कोई राइट नहीं है, ये उसका दायित्व है कि उसे ज़रूर ही बताना पड़ेगा। अब है रूल नंबर 3 का सबसेक्शन 1। अभी हमने पढ़ा रूल नंबर 3, अब इसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है ये हम देख लेते हैं। कार्यालयाध्यक्ष के मनोनयन की सूचना विभागाध्यक्ष द्वारा तुरंत प्रभाव से वित्त विभाग को देता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी राजपत्रित अधिकारी की जो भी दायित्व थे वो हमने पढ़े कि अगर उसको मनोनीत किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कार्यालयाध्यक्ष के मनोनयन की सूचना, तो वो आपको रूल नंबर 3(1) में मिलेगी। और रूल नंबर 3(1) क्या बोलता है, विभागाध्यक्ष जब भी कार्यालय अध्यक्ष का मनोनयन करता है, मतलब कि विभाग का अध्यक्ष मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो 217 है उसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और कार्यालय अध्यक्ष है उसे 218 में बताया गया है। तो जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो हेड ऑफ ऑफिसर का मनोनयन करता है। तो जब भी वो मनोनयन करेगा तो उसका दायित्व होता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि पहले से ही कार्यालयाध्यक्ष उस विभाग में मौजूद नहीं हो। तो ये फ्रेंड्स कार्यालयाध्यक्ष की दायित्व नहीं है, ये विभागाध्यक्ष मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का दायित्व है कि उसको खुद को ही यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहले से जहाँ पे वो नियुक्त कर रहा है तो वहाँ पे कार्यालयाध्यक्ष मौजूद नहीं हो और कोई भी वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो, तभी वहाँ पे इसका मनोनयन करना पड़ेगा। अब है रूल नंबर 3(2). अब रूल नंबर 3(2) में है कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा राजपत्रित अधिकारी को DDO नियुक्त करना। अब इसमें है जो मतलब गैजेटेड ऑफिसर है उसके अंदर मतलब गैजेटेड ऑफिसर को ही DDO अपॉइंट कब होगा, तो ये हम देखते हैं। रूल नंबर 3 में भी गैजेटेड ऑफिसर था लेकिन उसमें अलग चीज़ थी, और इसमें DDO नियुक्त कर रहा है, मतलब गैजेटेड ऑफिसर को DDO के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है इसमें है। और फ्रेंड्स DDO की अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो मैंने आपको बताई थी कि जो 211 है उसमें हम ये मतलब देख चुके हैं कि क्या डेफिनेशन है DDO की। DDO मतलब कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो जो DDO कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी होता है जो विभाग से संबंधित सभी बिलों पर हस्ताक्षर करता है। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी DDO की डेफिनेशन देखी है, एक बार यहाँ पे फिर से बताया गया है कि जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है कि वो कौन व्यक्ति होता है, कि जो ऐसा व्यक्ति
जो विभाग से संबंधित जो भी सभी बिल होते हैं वहाँ पे उसको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, अपने दस्तखत करने पड़ते हैं और प्रति हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, वो डीडीओ कहलाता है। तो राजपत्रित अधिकारियों के जो भी वेतन और भत्ते के बिल अनिवार्य रूप से कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से आहरित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बताया गया है तो इसमें है गैजेटेड जो भी ऑफिसर होंगे, आप लोग भी गैजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, जो भी मतलब अकाउंट ऑफिसर हो गए जिनकी अच्छी पोस्ट होती है तो वो सारे गैजेटेड ऑफिसर में आएंगे और उसके उनके जो भी सैलरी होती है, भत्ते होते हैं, अलाउंस होते हैं, वो सारे मतलब एकदम अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी उनके बिल और भत्ते बनेंगे वो सारे कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही आहरित किए जाएंगे। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो पेमेंट या स्लिप वगैरह नहीं मिल पाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? संदेहों का निराकरण, रिमूवल ऑफ डाउट्स, कि कोई भी डाउट्स हैं वो कहाँ पे बताए हैं हुए हैं कि उनका रिमूवल हो जाए, तो आप लिखेंगे रूल नंबर 4 में। इसमें है जीएफएआर नियमों में यदि कोई संदेह हो तो मामला अंतिम निर्णय के लिए वित्त विभाग को भिजवाया जाएगा। अगर कोई भी फ्रेंड्स इसमें जो आ जाते हैं रूल्स के अंदर जो हमने पढ़े हैं, आगे भी रूल्स रूल नंबर 3 तक या फिर और भी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम रूल पढ़ेंगे, तो उनमें कोई भी संदेह का मामला हो जाए, कोई भी डाउट्स आ जाएँ, तो उसको जो अंतिम जो निर्णय होगा उसका, तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसके रिमूवल के लिए भेजा जाएगा कि ये रूल्स क्या कहता है और इसका मतलब कैसे उसका निराकरण किया जाए। तो वित्त विभाग उसका अंतिम निर्णय लेगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या रूल सही हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी कोई भी डाउट्स हों इस वीडियो के या फिर और भी कोई डाउट्स हों कि मतलब हम आगे कैसे प्रिपरेशन करें और आप तैयारी पूरी करवाने वाली हैं, कब सिलेबस होगा, आप वो भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट है, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक। इसके आगे रूल नंबर 5 से हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपको लाइव आके पढ़ाएं तो उसके लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और हम आपको बता दें कि इसी चैनल पे अकाउंट्स के और जीएफएआर का पूरा कोर्स फ्री में ऐसे ही कंप्लीट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या हफ्ते पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली क्विज करवाते हैं। ओके, विद्या हफ्ते इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।